अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज एक नाकाबिल यकीन कहानी। इंसान अगर अपने हाल से मुतमईन न हो तो माजी की खुशगवार यादें उसे सुकून से जीने नहीं देती। कासिम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। महरू से शादी करना उसका ख्वाब था, लेकिन फिर सुरैया दुल्हन बनकर उसकी ज़िंदगी में आ धमकी। सुरैया कासिम की खालाजाद ही नहीं, बचपन की मंगेतर भी थी, मगर कासिम ने कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। वो तो महरू का दीवाना था। महरू गांव के बड़े जिम्मेदार मलिक फयाज की भतीजी थी। कासिम की उससे मुलाकात 1 साल पहले अपने ही गांव में मलिक फयाज के बेटे की शादी में हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर कुछ अरसे बाद ही जब कासिम के वालिद का एक हादसे में इंतकाल हो गया तो माँ ने उसकी शादी अपनी यतीम भांजी सुरैया से करने का फैसला कर लिया। कासिम को ये रिश्ता किसी सूरत कबूल नहीं था। उसने अपनी माँ को महरू के बारे में सब कुछ बताकर सुरैया से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने माँ के रजामंद ना होने पर खुदकुशी और घर छोड़ जाने की भी धमकी दी, मगर माँ ने अपना फैसला कतई ना बदला। उसकी एक वजह ये भी थी कि महरू के वालिदैन शहर में रहते थे और बहुत अमीर लोग थे, जबकि कासिम का ताल्लुक एक मतवसत घराने से था। यही वजह थी कि उसकी माँ ये रिश्ता मांगकर इनकार सुनने और अपनी तजलील करवाने के हक में बिल्कुल नहीं थी। चुनाचे कासिम को हथियार डालकर माँ की जिद के सामने सर झुकाना पड़ा। लेकिन शादी के बाद कासिम ने महरू से यूं नाता तोड़ लिया जैसे उसे जानता ही ना हो। मलिक फयाज का बेटा, जो कि कासिम का गहरा दोस्त था और उसकी महरू से मोहब्बत से आगाह भी था, उसने कासिम को बता दिया कि महरू को उसकी शादी के बारे में मालूम हो चुका है और चाहती है कि अब कासिम उससे कभी राब्ता ना करे और अपनी बीवी के साथ खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारे। दिन गुजरते रहे। कासिम का दिल अब गांव और अपनी बीवी सुरैया से बुरी तरह उचाट हो गया था। लिहाजा उसने शहर जाकर एक प्राइवेट दफ्तर में मुलाजमत कर ली। अब वो महीने में सिर्फ 1 मरतबा गाँव आता था। सुरैया अपनी सास के साथ गांव में ही रहती थी। वो कबूल सूरत मगर बहुत ही शाकिर औरत थी। वो कासिम की महरू से मोहब्बत का राज भी जानती थी, मगर कभी उसे ताना नहीं दिया था। कासिम जब भी शहर से वापस लौटता तो सुरैया उसकी बहुत खिदमत करती, मगर कासिम ने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। इसी तरह 3 बरस गुजर गए और फिर एक रोज कासिम की माँ भी उन्हें अलविदा कहकर दूसरे जहां चली गई। अब सुरैया को अपने साथ शहर ले जाना कासिम की मजबूरी थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर में कोई ढंग का मकान ले सके। जब वो मकान तलाश करते करते थक गया तो एक रोज उसके दफ्तरी साथी ने उसे अपने आबाई मकान में रहने की पेशकश कर दी और कहने लगा, देखो यार, मेरा ताल्लुक किसी नवाब फैमिली से हरगिज नहीं है। बस वालिद ने अच्छे वक्तों में 2 मकान बनाए थे। एक में मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, जबकि दूसरा बरसों से खाली पड़ा है। वो घर मेरे वालिद को वरासत में मिला था। अगर तुम्हें कोई मकान नहीं मिल रहा तो उसी में बसेरा कर लो। जो किराया दोगे दोस्ती यारी समझकर कबूल कर लूँगा। ये सुनते ही कासिम की तो बाछें खिल गईं और वो बेताबी से बोला, इन हालात में इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है मेरे दोस्त। मगर वो मकान है किस जगह? बहुत दूर तो नहीं है, मगर कुछ देहाती माहौल है वहाँ का। मकान खुला और हवादार है, मगर बिजली की सहूलत फिल वक्त मुयस्सर नहीं है वहाँ। दरअसल बिजली का मीटर मैंने खुद ही उतरवा दिया था। तनख्वाहदार आदमी हूँ, कहाँ 2 बिल अदा करूँ। हाँ, तुम वहाँ रहना शुरू कर दो तो मैं मीटर दोबारा लगवा दूंगा। कासिम के दोस्त ने जब उसे साफ लफ्जों में बता दिया तो कासिम बोला, वो सब तो ठीक है, मगर मकान अगर ज्यादा दूर है तो मैं दफ्तर कैसे आया करूँगा। कैसी बातें करते हो कासिम मियाँ, मकान जंगल में हरगिज नहीं है, मेन रोड के बिल्कुल करीब है। हर वक्त बसें वैगनें गुजरती हैं वहाँ से, तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। दोस्त ने तसल्ली दी तो कासिम को जहनी सुकून मिल गया। अगले रोज वो अपने दोस्त के साथ मकान देखने पहुंच गया। वहाँ का माहौल वाकई देहाती था। इर्द गिर्द सरसब्ज फसलें लहलहा रही थीं। दोस्त का मकान तो आबादी से थोड़ा हटकर था, लेकिन फिर भी कासिम को 100% कबूल था। उसने फौरन ही अपने दोस्त को हाँ कर दी और ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगा कि सुरैया तो वैसे भी गाँव में रहती है, इस माहौल में बहुत जल्द उसका दिल लग जाएगा। 2-3 दिन बाद वो सुरैया को गाँव से ले आया। 2 बड़े बड़े कमरे, बरामदा और खुला सहन। मकान सुरैया को बहुत पसंद आया, लेकिन सहन के दाएं जानिब एक छोटा सा तहखाना भी था, जिसका रास्ता एक छोटे से कमरे में खुलता था। बकौल दोस्त के ये तहखाना उसके दादा ने बनवाया था, लेकिन अब ये मुद्दत से बंद पड़ा था।
और सारे घर का काट कबाड़ भी उसी में ही फेंका जाता था। कमरे से बहुत ही तंगो तारीक सीढ़ियां तहखाने के अंदर जाती थीं और वहां दिन में भी घुप अंधेरा रहता था, इसलिए कोई उस तरफ जाता ही नहीं था। दोस्त ने उसे भी तहखाने और उस कमरे को नजरअंदाज कर देने की हदायत की। यही हदायत कासिम ने सुरैया को भी कर दी थी कि उसे तहखाने की तरफ जाने की जरूरत हरगिज नहीं है। दिन एक मर्तबा फिर पंख लगाकर उड़ने लगे। कासिम का ख्याल था कि अब मेहरू उससे शदीद नफरत करने लगी होगी और बेवफा समझकर फरामोश भी कर चुकी होगी, लेकिन कासिम का ये अंदाज़ा उस रोज़ गलत साबित हुआ जब शादी के 3 साल बाद अचानक बाजार में उसका सामना मेहरू से हो गया। कासिम ने उसे देखते ही कतरा कर बच निकलने की कोशिश की, मगर मेहरू खुद ही उसके करीब आ गई और अफसुर्दा लहजे में बोली, माना अब तुम किसी और के हो गए हो, पर मुझे आज भी तुमसे मोहब्बत है। मगर कासिम, तुम मेरी इस मोहब्बत का गलत मतलब ना लेना। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा अपनी बीवी के साथ खुश रहो। मेहरू के रवैये ने कासिम के जहन पर बहुत गहरा असर किया। यादों के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए और उसे जहनी तौर पर अपनी बीवी से कोफ्त महसूस होने लगी। वो अपनी मोहब्बत में नाकामी की वजह अपनी बीवी सुरैया को ही करार दे रहा था और सोचता था कि अगर सुरैया उसकी जिंदगी में ना आती तो आज वो मेहरू के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता। अब वो सुरैया से मजीद खिंचा खिंचा रहने लगा था। वो दिल से दुआ करता था कि कोई मौजज़ा रोनमा हो और उसकी सुरैया से हमेशा के लिए जान छूट जाए। काफ़ी दिन उसी उधेड़पन में गुजर गए। अब वो अक्सर मेहरू से मिलने भी लगा। मेहरू के वालिद फोत हो चुके थे और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। यही नहीं, उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। जैसे जैसे उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी, कासिम को अपनी बीवी से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब तो वो उससे निजात हासिल करने की तदबीरें भी सोचने लगा था। फिर एक रोज निहायत अजीब वाकया रोनुमा हुआ। रात गए कासिम लालटेन की रोशनी में दफ्तर का कुछ काम निपटा रहा था। सुरैया को शायद उस वक्त नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ देर चहलकदमी के लिए सहन में चली गई। बाहर सहन में घुप अंधेरा था। उसे गए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक वो तेजी से हाँपती कांपती वापस लौट आई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो बहुत खौफजदा दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से अंदर दाखिल होकर कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी और बिस्तर पर गिरकर गहरे सांस लेने लगी। उसकी हालत देखकर कासिम ने चौंक कर नजरें उठाईं और रूखे लहजे में पूछा, क्या बात है, इतनी रात को क्या भागम भाग लगा रखी है तुमने? वो बाहर। सुरैया से बात मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा था। उसकी दहशत ज़दा नजरें बार बार बंद दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे बाहर कोई चोर या डाकू मौजूद हो। खैरियत तो है ना? क्या था बाहर? मामले की नज़ाकत को समझते हुए कासिम ने नरम लहजे में पूछा। पता नहीं, पर कुछ तो देखा होगा ना तुमने? जी नहीं। फिर इतनी खौफज़दा क्यों हो? बाहर मैंने एक आवाज़ सुनी है। मैंने कुछ देखा नहीं, बस आवाज़ सुनी है। किसकी आवाज़ थी? कोई औरत थी। सुरैया ने फिर खौफज़दा नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। चलो मैं देखता हूँ। कासिम उठने लगा तो वो तेज़ी से बोली, अल्लाह के लिए आप बाहर ना जाएं, हमाकत की बातें मत करो। कासिम ने उसे समझाया और फिर अलमारी से अपनी टॉर्च उठाकर बाहर निकल गया। वसीओ अरीज सहन में हर तरफ अंधेरा था। कासिम ने दरवाजे के पास रुककर टॉर्च रोशन की और सहन का जायजा लेने लगा। टॉर्च की तेज रोशनी अंधेरे में इधर उधर घूम रही थी। खासी देर बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि सहन में कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं है, तो उसने सुरैया की तरफ मतवज्जा होकर नरमी से कहा, वहम होगा तुम्हारा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अल्लाह करे वो मेरा वहम ही हो। पर थी किस किस्म की आवाज़? वो किसी औरत की आवाज़ थी, जैसे वो बहुत कर्ब की हालत में हो। सुरैया ने यहीं तक कहा था कि कासिम के अपने जिस्म में भी सनसनी की तेज लहर दौड़ गई और वो चौंक कर तहखाने की तरफ देखने लगा। घुप अंधेरे में किसी औरत के कहकहे की आवाज़ उसे भी खौफज़दा कर गई थी। यूं लगा था जैसे किसी बर्तन में बहुत सारे कंकर जमा करके उन्हें जोर से हिलाया गया हो। चंद लम्हे तक कासिम वहां गुमसुम खड़ा रहा, फिर टॉर्च रोशन करके तहखाने की तरफ बढ़ा। अल्लाह के लिए आप उस तरफ ना जाएं। सुरैया ने फौरन उसका बाजू थाम लिया। घबराओ नहीं, अगर वो कोई औरत है हमें उससे खाइफ नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरी आपसे इल्तजा है कि आप इस वक्त वहां ना जाएं, सुबह देखा जाएगा। कासिम ने कुछ सोचकर बीवी की बात मान ली और अंदर चला गया। अगले रोज सूरज की रोशनी में कासिम ने कमरे में दाखिल होकर तहखाने का जायजा लिया, लेकिन वहां कूड़े करकट के सिवा और कुछ नजर न आया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुख्तलिफ औकात में उस तहखाने को पुर करने की कोशिश की जाती रही हो। लिहाजा कासिम ने ये सोचकर इस वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया कि मुमकिन है ये कहकहा पागल औरत ने घर के बाहर लगाया हो,
चुनाचा नाश्ता करने के बाद वो सुरैया को तसल्ली देकर दफ्तर चला गया। इस बात को अभी चंद रोज गुजरे थे कि एक रात सुरैया चीख मारकर सोते से बेदार हो गई। उसका पूरा जिस्म यूं कांप रहा था जैसे लर्जे का बुखार हो गया हो। उसकी आंखों में दहशत और चेहरे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। वो बार बार दरवाजे की जानिब देख रही थी। सुरैया की हालत देखकर पहले कासिम ने सोचा कि उसे डांट डपट कर सुला दे, मगर फिर ख्याल आया कि कहीं इसने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। इसीलिए उसने सिगरेट सुलगाकर नरम लहजे में पूछा, क्या फिर कोई ख्वाब देख लिया है तुमने? हाँ, मैंने फिर वही आवाज़ सुनी है, बहुत वाज़े, बहुत करीब से, जैसे कोई मेरे बहुत करीब मौजूद हो। अब क्या कहती है वो? कुछ अजीब सा जुमला बोलती है वो। कहती है, भेंट के बदले माल लो। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारे करीब ही बैठा हूँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी बेहतर, लेकिन एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे ये घर ठीक नहीं लगता। यकीनन इसमें आसेब का साया है। आप कोई दूसरा मकान ले लीजिए। तुम्हारा दिमाग चल गया है सुरैया? तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती हो कि ये मकान मैंने कितने पापड़ बेलने के बाद हासिल किया है, और तुम मुंह बनाकर कह रही हो कि नया घर ले लें। बेहतर यही है कि अपना खौफ दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि भूत प्रेत इस घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में घुसे हुए हैं। कुछ भी हो, पर अब मुझे इस मकान से खौफ आने लगा है। सुरैया भी अपनी बात पर डट गई थी। तो फिर अपने खौफ को ख़त्म करो और याद रखो कि मैं ये मकान हरगिज़ तब्दील नहीं करूँगा। सुरैया उस तल्ख जवाब पर खामोश हो गई और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटी। कासिम दफ्तर का कुछ काम कर रहा था। उसने जब भी कनखियों से सुरैया को देखने की कोशिश की, उसे गहरी सोच में गर्क और परेशान पाया। वो मुसलसल छत को घूरे जा रही थी। ये बात कासिम भी जानता था कि सुरैया बहुत साबिर शाकिर औरत है। उसने कभी गैर ज़रूरी बात नहीं की थी और ना ही कभी भूत प्रेत का तस्करा किया था। फिर अचानक ये सब कुछ कैसे शुरू हो गया, और वो पुरअसरार आवाज़ किसकी है जिसने मेरी बीवी का सुकून छीन लिया है? कासिम रात भर इसी ख्याल में परेशान रहा। अगले रोज़ दफ्तर पहुंचकर उसने दबे लफ्ज़ों में अपने दोस्त से इस बारे में तस्करा किया, लेकिन दोस्त ने ये सब उनका वहम करार देकर मौजू ही बदल दिया। दोस्त का ये अंदाज देखकर कासिम ने भी किसी किस्म का इसरार करना मुनासिब न समझा, क्योंकि वो खुद भी फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं था कि नया मकान तलाश करने निकल पड़ता। लेकिन उसने दिल ही दिल में फ़ैसला ज़रूर कर लिया कि साथ साथ नए मकान की तलाश भी जारी रखेगा, और जैसे ही कोई मुनासिब ठिकाना मिला अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके उसका घर खाली कर देगा। शाम को छुट्टी के बाद कासिम घर के लिए रवाना हुआ तो आंखों के सामने अब भी सुरैया का परेशान चेहरा था। उसे ये सोचकर परेशानी हो रही थी कि सुरैया सारा दिन घर में अकेली होती है। अगर वो इसी तरह खौफजदा रहने लगी तो वो एक दिन नफ्सियाती मरीज़ा बन जाएगी। इन्हीं सोचों में वो बस में सवार होकर अपने स्टॉप पर जा उतरा। बस स्टॉप पर एक छोटी सी परचून की दुकान भी थी। कासिम बस से उतरकर अक्सर उसी दुकान से घर के लिए सामान खरीदता था। यही वजह थी कि अब उस दुकान का मालिक, जिसे सब बाबा शरफू कहते थे, कासिम का दोस्त बन गया था। उस रोज़ भी कासिम ने बाबा शरफू से सिगरेट का पैकेट खरीदा और वहीं बैठकर गपशप करने लगा। बातों बातों में कासिम ने बाबा शरफू से किराए के मकान के बारे में जिक्र किया तो वो बोला, कासिम मियाँ, मैं तुम्हें किराए का मकान तो ढूंढ कर दे सकता हूँ, मगर एक बात कहूँ, जिस मकान में तुम रहते हो ना, वो इतना भी बुरा नहीं है, फिर उसे क्यों छोड़ना चाहते हो? कासिम ने संजीदगी से जवाब दिया, बस कुछ परेशानी है बाबा। क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? कासिम ने बाबा के पूछने पर सारा का सारा किस्सा उनको सुना दिया। बाबा शरफू ने उसकी सारी बात तवज्जो से सुनी और फिर सरगोशी कैसी अंदाज में बोला, मेरा मशवरा तो यही है कि मकान तब्दील करने की बजाय उस आवाज़ का खोज लगाने की कोशिश करो। क्या मतलब? मेरे दादा बताया करते थे कि जिस मकान में तुम रहते हो, क़याम पाकिस्तान से पहले वहाँ एक आदमी रहता था जो शैतान की पूजा करता था। उसका दावा ये होता था कि लोग अगर उसके पास आकर कोई भेंट चढ़ाएं तो वो उनको माला माल कर देगा। वहाँ पर भेंट इंसानों और जानवरों की होती थी। जो भेंट चढ़ा देता था तो फिर वो सारी उम्र दौलत से खेलता था। इसीलिए मुमकिन है तुम्हारे भी दिन फिरने वाले हों और तुम्हें भी कोई बड़ा ख़जाना मिल जाए। बाबा शरफू ने उसे ये बात राजदारी से सुनाई तो कासिम चाहते हुए भी अपना कहकहा ना रोक सका। ये साइंस का दौर है बाबा, तुम भी कैसी जहालत की बातें करते हो? क्यों मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते हो? मेरी बात को मजाक समझकर मत टालो कासिम मियाँ। मेरे दादा काले इल्म के भी माहिर थे। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि शयातीन को खुश करके बहुत से फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम इससे फ़ायदा उठाओ। बाबा शरफू ने उसकी हंसी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मगर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है बाबा, ये सब बेकार की बातें हैं।
कासिम ने बुझते हुए सिगरेट का आखिरी कश लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उस रोज मौसम खासा गर्म था। कासिम ने रात को कमरे की बजाय सहन में सोने का प्रोग्राम बनाया और अपनी चारपाई बाहर निकाल ली। सुरैया ने उसे बहुत मना किया कि वो सहन में ना सोए, पर कासिम ने उसकी एक ना मानी, जिस पर मजबूरन सुरैया को भी बाहर सोना पड़ा। वो बहुत खौफजदा थी, मगर खामोशी से अपनी चादर तान कर लेटी हुई थी। काफी देर तक सिगरेट फूकने के बाद कासिम ने सुरैया की जानिब देखा तो वो गहरी नींद सो रही थी। उसे बार बार बाबा शरफू की बात याद आ रही थी कि उस आवाज़ का खोज लगाने की कोशिश करो, मुमकिन है तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाए। चुनाचे वो बिस्तर से उतरकर ज़मीन पे चहरकदमी करने लगा और फिर हिम्मत करके उस कमरे के करीब जा पहुंचा जिसके नीचे तहखाना था। फिर अचानक वो अपनी जगह साकित हो गया। औरत के कहकहों की आवाज़ आज फिर सुनाई दे रही थी। कासिम ने गौर से आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाया तो उसे यकीन आ गया कि आवाज़ उसी कमरे से सुनाई दे रही है। भेंट के बदले माल लो। कासिम जल्दी से कमरे के टूटे हुए दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और अपनी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है अंदर? भेंट के बदले माल लो। आवाज़ दोबारा उसके कानों से टकराई। एक लम्हे के लिए कासिम ने सोचा कि कमरे के अंदर झांक कर देखे और मालूम करे कि ये क्या इसरार है, मगर उसमें इतना हौसला नहीं था। इसीलिए वहाँ खड़े खड़े दिल को मजबूत करके बोला, मैं तुम्हें भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे लिए माल का इंतज़ाम करो। ये कहकर कासिम तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस आया। सुरैया अभी तक बेखबर सो रही थी। कासिम कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा और फिर तेजी से अपने कमरे में दाखिल हो गया। उसने मेज पर पड़ी रद्दी में से एक कागज के टुकड़े लपेटकर तावीज़ की शक्ल दी और उसे एक मोमी कागज में लपेट दिया। इस काम से फारिग होकर वो वापस अपने बिस्तर पर आकर धड़कते हुए दिल से अपनी शैतानी चाल को अमली जामा पहनाने के लिए सुरैया को जगाने लगा। कौन है? सुरैया हड़बड़ा कर उठ बैठी। घबराओ नहीं, मैं हूँ। खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। कासिम ने उसे तसल्ली दी और नकली तावीज़ उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, इसे ले जाकर तहखाने में फेंकाओ। ये क्या है? तावीज़ है। तुमने इस मकान में आसेब का खतरा महसूस किया था ना, इसीलिए मैं अल्लाह के एक नेक बंदे से ये तावीज़ लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा था कि इसे आधी रात के बाद तहखाने में फेंकना है, फिर भूत प्रेत कभी दोबारा तंग नहीं करेंगे। पर मुझे उधर जाते हुए डर लगता है, आप खुद जाकर तावीज़ डाल दीजिए ना। बाबा जी का हुक्म है कि तावीज़ वही औरत डाले जिसे डर लगता है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर सुरैया बेदिली से तैयार हो गई। फिर दोनों बिस्तर से उतरकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे फासला कम होता चला जा रहा था, दिलों की धड़कन तेज होती चली जा रही थी। फिर तहखाने से कुछ फासले पर कासिम रुककर सुरैया से बोला, बाबा जी के हुक्म के मुताबिक तावीज़ डालते वक्त तुम्हारे साथ किसी को नहीं होना चाहिए। अब तुम जल्दी से आगे बढ़कर तावीज़ तहखाने में डाल दो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे करीब ही खड़ा हूँ। सुरैया ने बड़ी बेचारगी के आलम में कासिम की तरफ देखा और फिर तावीज़ हाथ में लिए आगे बढ़ गई। कासिम उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा। कमरे के करीब पहुंचकर उसने आखिरी मर्तबा पीछे मुड़कर कासिम की तरफ देखा और फिर टूटे हुए दरवाजे से हाथ अंदर डालकर तावीज़ तहखाने में फेंकने ही वाली थी कि एक करबनाक चीख फिजा में गूंजकर ख़त्म हो गई। ना जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने सुरैया को एक लम्हे के 1000वें हिस्से में तहखाने के अंदर खींच लिया था। कासिम अब सख्ते की आलम में अपनी जगह पर खड़ा था। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। जो कुछ उसकी आंखों ने देखा था उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाज़ा इतना बड़ा हरगिज़ नहीं था कि सुरैया को यूं तेज़ी से अंदर खींचा जा सकता। ये सब कुछ निहायत हैरान कुन और दिल को दहला देने वाला था। जाने वो कितनी देर यूं ही गुमसुम वहाँ खड़ा रहा। फिर उसे मामले की संगीनी का एहसास हुआ तो वो अपने ज़मीर को मुलामत करने लगा और तेज़ी से टॉर्च उठाकर तहखाने की तरफ भागा। कासिम की हालत उस वक्त पागलों की सी हो रही थी। उसने कमरे में दाखिल होकर टॉर्च की रोशनी तहखाने में डाली तो बौखलाहट में कई गुना इजाफा हो गया, क्योंकि उस छोटे से तहखाने में सुरैया का कहीं नामो निशान नहीं था और हर तरफ गहरी खामोशी थी। अलबत्ता टॉर्च की तेज़ रोशनी किसी चमकदार चीज़ से टकरा कर आंखों को खैरा कर देने वाली चमक ज़रूर पैदा कर रही थी। कासिम ने संभल कर गौर किया तो उसे एक काली सी देग दिखाई दी जिसमें सोना चांदी था। सोने के उस ज़ख़ीरे को देखकर कासिम के हवास जाते रहे। सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। वो समझ गया था कि उस शैतानी कुव्वत ने अपना वादा पूरा कर दिया है। सोना देखते ही सुरैया का ख्याल भी उसके जहन से महव हो गया। वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ा और देग में से सोने की ईंटें निकाल निकाल कर अपने कमरे में मुंतकिल करने लगा। सुबह होने से पहले ही वो पूरी देग खाली कर चुका था।
اتنا بڑا خزانہ دیکھ کے اس کے دل میں سریا کی موت کا کوئی غم نہیں رہا تھا۔ قاسم رات بھر سونا مختلف صندوقوں میں بھرتا رہا۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ سریا سے جان چھوٹنے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا خزانہ بھی مل گیا ہے۔ اب اس کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور وہ مہرو کو بھی اپنا سکے گا۔ اب اسے صرف ایک فکر تھی کہ کہیں سریا کی لاش تہہ خانے سے برآمد نہ ہو جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور اس نے تہہ خانے کا جائزہ لیا تو وہاں سوائے فالتو سامان کے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ خالی دیگ بھی غائب تھی۔ یہ سوچ کر قاسم کے دل کو سکون سا مل گیا تھا کہ شیطانی قوت نے سریا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب قاسم نے فیصلہ کیا کہ اسے جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر نکل جانا چاہیے جہاں کوئی اس سے سریا کے بارے میں باز پرس نہ کر سکے۔ ویسے بھی سریا یتیم تھی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے قاسم کو زیادہ فکر بھی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے کسی معمول میں تبدیلی نہیں کی تھی۔ وہ روزانہ وقت پر دفتر جاتا اور شام کو گھر لوٹ آتا تھا۔ چند روز بعد اس نے اپنے دوست اور دوسرے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اب وہ لاہور جا کر ملازمت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک رشتہ دار نے وہاں اس کی ملازمت کا انتظام کر دیا ہے۔ ساتھ ہی قاسم نے اپنے دفتر والوں کو 1 ماہ بعد ملازمت چھوڑنے کا نوٹس بھی دے دیا۔ اگر وہ چاہتا ملازمت فوری طور پر بھی چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ کسی کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر اس دوران اسے مہرو کو شادی کے لیے قائل بھی تو کرنا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مہرو سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ مہرو نے قاسم کو اپنی بوڑھی ماں سے بھی ملوایا۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد اس نے اصل مطلب کی طرف آتے ہوئے مہرو سے کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں اب لاہور جا کر تجارت کروں۔ کیا واقعی؟ وہ چونکی اور پھر اداس لہجے میں بولی، کاش ہم دونوں ایک ہو سکتے تو آج ہمیں یوں چھپ چھپ کر نہ ملنا پڑتا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ مہرو۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ قدرت نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے کہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے کسی دوسری عورت کی دنیا اجاڑ دوں؟ تمہیں ابھی حالات کا علم نہیں ہے مہرو۔ جس عورت سے تم ہمدردی جتا رہی ہو نا، وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ مگر کہاں؟ جہاں وہ خوش رہ سکتی تھی، اور اس نے مجھ سے خلا بھی لے لی ہے۔ کیا مطلب؟ خلا لے لی ہے؟ ہاں، یہی خواہش تھی اس کی، اسی لیے میں یہاں سے دور چلا جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ دیر تک وہاں بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر اس نے مہرو کی رضامندی سے اس کی ماں سے مہرو کا ہاتھ بھی مانگ لیا۔ باتوں باتوں میں قاسم نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اب اس کے پاس سرمائے کی کمی نہیں ہے، اس نے اپنے گاؤں والی جائیداد بیچ دی ہے اور لاہور جا کر کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ مہرو کی ماں بھی اس کی باتیں سن کر کافی مطمئن ہوگی۔ قاسم کی ذات میں اس وقت کوئی ایسی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے بنیاد بنا کر رشتے سے انکار کیا جا سکتا، لہٰذا اگلے ہی روز مہرو کی ماں نے مہرو کو قاسم کے ساتھ بیاہ دیا۔ شادی سے فارغ ہوتے ہی قاسم نے لاہور کے لیے سفر باندھا اور مہرو کو لے کر نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر اس نے سونے چاندی کو نقدی میں تبدیل کرا کے مختلف بینکوں میں محفوظ کرا دیا اور ایک شاندار مکان میں منتقل ہو کر اپنا کارخانہ لگانے کی تیاری کرنے لگا۔ اب اس کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ کچھ عرصے بعد قاسم کا شمار شہر کے بڑے صنعت کاروں میں ہونے لگا۔ اب وہ 1 کروڑ پتی آدمی بن چکا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مہرو اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ پھر اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی عطا کر دیا۔ ان سب آسائشوں میں گھر کر قاسم اپنی پہلی بیوی سریا کو بالکل بھول چکا تھا۔ پھر ایک روز مہرو نے اسے بتایا کہ 2 روز بعد ہمارے بیٹے کی پہلی سالگرہ ہے اور ہم یہ دن نہایت شاندار طریقے سے منائیں گے۔ قاسم کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی اپنے بیٹے پر جان چھڑکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ملازمین کو سالگرہ کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ بیٹے کی سالگرہ میں صرف 1 دن باقی تھا۔ اس روز قاسم اور مہرو دن بھر خریداری میں مصروف رہے۔ رات کو سونے سے پہلے قاسم نے اپنے ملازمین کو کل کی تقریب کے بارے میں چند خصوصی ہدایات دیں اور سونے کے لیے بستر پر جا لیٹا۔ بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک دہشت ناک اس نے خواب دیکھا اور بیدار ہو گیا۔ آج اس نے پہلی مرتبہ خواب میں سریا کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور اداسی تھی۔ اس نے بستر کے قریب آ کر قاسم سے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا کہ میری زندگی کی بھینٹ آپ کو خوشیاں فراہم کر سکتی ہے تو میں بخوشی آپ پر قربان ہو جاتی، لیکن آپ نے مجھے آزمانے کی کوشش ہی نہیں کی اور مجھے اس شیطانی قوت کی بھینٹ چڑھا دیا۔ یاد رکھیں، میں تو بے موت ماری گئی، مگر آپ کو بھی اس سودے سے سکون نہیں ملے گا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ قاسم نے خواب میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو اس شیطانی قوت کا ایک پیغام ضرور دینا چاہتی ہوں۔ کیسا پیغام؟ کیا کہا ہے اس نے؟
उसने कहला भेजा है कि उसे आपका बेटा बहुत पसंद है। सुरैया ने मायनी खेज लहजे में जवाब दिया और फिर फौरन ही कासिम की आंख खुल गई। करीब ही मेहरू गहरी नींद सो रही थी, जबकि बाई जानिब उसका लाडला बेटा सो रहा था, जिसकी सालगिरह कल होने वाली थी। कासिम थोड़ी देर तक उन दोनों को देखता रहा और फिर दोबारा सोने के लिए लेट गया। उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये सब महज ख्वाब था। सुरैया अब मर चुकी है, वो मेरी जिंदगी में क्यों आने लगी। अगली सुबह कासिम और मेहरू दोनों ही जल्दी बेदार हो गए। घर में सालगिरह की तैयारियों का हंगामा था। मेहरू भी नाश्ते के बाद जल्दी जल्दी अधूरे काम मुकम्मल करवाने लगी। शाम होते ही मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मेहरू और कासिम मेहमानों को गर्मजोशी से खुशामदीद कह रहे थे। जब तमाम मेहमान तकरीब में पहुंच गए तो हर तरफ कह सुनाई देने लगे। हर शख्स खुश दिखाई दे रहा था। चंद लम्हे बाद बच्चे का हाथ पकड़कर केक कटवाया गया तो सारा हॉल हैप्पी बर्थडे के शोर से गूंज उठा। सब लोग जोशो खरोश से बच्चे की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि अचानक एक अजीब वाकया रोनुमा हुआ। उसी लम्हे बच्चे ने खौफनाक चीख मारी और फिर वो खून की उल्टी करने लगा। इससे कबल के उसे तिब्बी इमदाद दी जाती, वो आखिरी हिचकी लेकर हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। बच्चे की मौत वाक़े होते ही सारे घर में कोहराम मच गया। मेहरू पर तो दीवानगी तारी हो गई थी। उसने अपने जिगर गोशे को सीने से लगा रखा था और बैन कर रही थी, जबकि कासिम पत्थर के किसी बुत की तरह सब कुछ देख रहा था। अकलौते बेटे की मौत ने मेहरू के जहन पर गहरा असर छोड़ा और वो दीवानों किसी बातें करने लगी। कासिम ने मेहरू को हर बड़े डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन उसकी हालत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। 3 माह तक मेहरू अपने बच्चे की जुदाई के जानलेवा कर्ब में बिस्तर से लगी रही। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी जहनी हालत ठीक होने लगी और डॉक्टरों ने कासिम को तसल्ली दी कि अब वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। कई माह बाद मेहरू की हालत संभलना शुरू हुई तो कासिम ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जिंदगी काफ़ी हद तक मामूल पर आ गई थी। मेहरू ने इस बात को जहनी तौर पर तस्लीम कर लिया था कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। इधर कासिम का कारोबार इस हद तक तरक्की कर चुका था कि वो जिस चीज़ में हाथ डालता था वो सोना बन जाती थी। एक रोज़ कासिम किसी दूसरे शहर के दौरे के बाद वापस लौटा तो उसे मेहरू के चेहरे पर फिर से गम की परछाइयाँ दिखाई थीं। उसने मुस्तरिब होकर मेहरू से परेशानी की वजह पूछी तो वो बोली, कोई ख़ास बात नहीं है। समझ गया, तुम यकीनन इस वजह से उदास हो कि मैं 3 दिन तुमसे दूर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर आज मुन्ना जिंदा होता तो हम उसकी दूसरी सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ़ होते। उसकी बात सुनकर कासिम भी उदास सा हो गया और फिर उसके करीब बैठकर उसे तसल्ली देने लगा। काफ़ी देर समझा बुझाकर वो उसे घुमाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। उन्होंने दिन भर खूब तफरी की और फिर रात का खाना होटल से खाकर वापस घर लौट गए। वापसी पर मेहरू का गम काफ़ी हद तक हल्का हो चुका था। घर पहुंचकर उन्होंने लिबास तब्दील किया और सोने के लिए बिस्तर में घुस गए। कासिम सफ़र से वापसी के बाइस आज बहुत थका हुआ था, इसीलिए बिस्तर पर गिरते ही उसे नींद आ गई। लेकिन अभी बमुश्किल 1 घंटा गुजरा था कि मेहरू के जगाने पर कासिम ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मगर मेहरू के चेहरे पर उस वक्त वैसी ही कैफियत थी जैसी कासिम सुबह देख चुका था। उसकी आंखों में फिर से वीरानी थी और वो यूं टिकटिकी बांधे कासिम को देख रही थी जैसे कोई अहम बात कहना चाहती हो। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मौत और ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हमारा इस पर कोई इख्तियार नहीं। जो कुछ हुआ है उसे अल्लाह की मसलहत समझकर कबूल कर लो। मेहरू कासिम के किसी भी बात का जवाब देने की बजाय उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठी थी। अब उसकी दराज पलकों के गोशे आहिस्ता आहिस्ता भीगने लगे थे। कुछ देर बाद वो भराई हुई आवाज़ में बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे भूलेंगे तो नहीं ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमको क्यों कुछ होने लगा? कहीं तुमने कोई ड्रोना ख्वाब तो नहीं देखा? हाँ, मैंने आज ख्वाब में अपने मुन्ने को देखा है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से इशारा करके मुझे अपनी जानिब बुला रहा था। उसे मेरी ज़रूरत है शायद। वहम है तुम्हारा। ये हमारे बेटे की यादें हैं जो हमें हर पल तड़पाती रहती हैं। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, कासिम ने उठते हुए कहा और फिर डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। उसे मेहरू की हालत देखकर तशवीश होने लगी थी। डॉक्टर को बुलाने के बाद वो एक मरतबा फिर मेहरू का ध्यान हटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। डॉक्टर ने पहुंचने में ज़्यादा देर न लगाई। उसने मेहरू का मुआयना किया और फिर कासिम से कहने लगा, मामूली किस्म की घबराहट है, मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा देता हूँ, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। ये कहकर डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन निकाला और सिरिंज में भरने लगा। मेहरू की हालत देखकर कासिम के दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। वो बेड पर लेटी तेज तेज सांस ले रही थी, मगर जैसे ही डॉक्टर सिरिंज तैयार करके मेहरू के बाजू पर झुका, वो चीख मारकर उठ बैठी और हज़ियानी अंदाज में चिल्लाते हुए बोली,
مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرا بیٹا بلا رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، دیکھو سامنے وہ مجھے اشارے کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ یکدم خاموش ہو گئی اور پھر غصے سے دوبارہ بولی، میرے بیٹے کو سریا نے کیوں اٹھا رکھا ہے؟ اس ڈائن کو جرت کیسے ہوئی میرے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ چھوڑ دو میرے بیٹے کو، چھوڑ دو۔ مہرو تڑپ کر بیڈ سے نیچے اتر آئی اور دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ قاسم جو کہ سریا کا نام سنتے ہی سٹ پٹا سا گیا تھا، خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن بیرونی راہداری میں قدم رکھتے ہی اسے اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا سارا جسم مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ سامنے فرش پر مہرو کی لاش پڑی تھی اور اس کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر تیزی سے آگے بڑھ کر مہرو کا معائنہ کرنے لگا، مگر اس کی روح تو جسم کا پنجرہ توڑ کر بہت دور جا چکی تھی۔ اس سہانے کے بعد قاسم کی حالت زندہ لاش کسی ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ تو وہ اصل معاملہ کسی کو بتا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے غم کو چھپانا اس کے بس کی بات تھی۔ تیسری رات سریا دوبارہ اس کے خواب میں آئی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ منا اور مہرو بھی اس کے ہمراہ تھے۔ مہرو کی زبان پر مسلسل یہی شکوہ تھا کہ قاسم نے خزانہ ملنے کی اصل حقیقت چھپا کر اس پر اور اپنے بیٹے پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس موقع پر سریا نے قاسم سے کہا، آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں آپ کی لالچ نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اب ساری زندگی آپ کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں ہو پائے گی، لیکن جب بھی آپ زندگی میں کوئی نیا رشتہ یا تعلق بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ شیطانی قوت آپ سے نئی بھینٹ ضرور طلب کرے گی اور ساتھ ہی آپ کی مال و دولت میں اور اضافہ کرے گی۔ اسی لمحے سریا، مہرو اور منع کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا اور قاسم گہری نیند سے جاگنے کے بعد خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا اور اپنے کیے پر پشیمان ہو کر دیواروں سے ٹکرے مارنے لگا کہ اب میں اس مال و دولت کا کیا کروں گا جب میرے پاس میرا کوئی اپنا ہی موجود نہیں۔